जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की बोर्ड परीक्षा यानी कि हिंदी का पेपर अब 22 फरवरी को होने वाला है। तो हम आप लोगों के लिए 22 फरवरी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सैम्पल पेपर लाए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लगभग इससे पहले 4 सैम्पल पेपर अपलोड कर चुके हैं, उनको भी आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर आज आपका जो सैम्पल पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपका अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो आपका 70 में यहाँ पर आपका 60 प्लस तो नंबर 100% आ जाएंगे। इस बात की 100% गारंटी है। यहाँ पर आप इस सैम्पल पेपर पूरा देखेंगे, यहाँ पर जो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको हम साथ में बहुत सी बातें बताएंगे कि निबंध किस प्रकार से लिखना है, पद्यांश किस प्रकार से लिखना है, उसका आंसर कैसे लिखें। यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास। यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा उपन्यास। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा होगा जयप्रकाश भारतीय। क्या होगा? जयप्रकाश भारतीय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको दो कथन ये दिखे हैं और दो कथन यहाँ पर आपको नीचे मिल रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो हमारा कथन कौन सा? गेहूं और गुलाब। कौन सा? गेहूं और गुलाब के जो निबंध के रचनाकार हैं वो हमारे राम वृक्ष वेनीपुरी जी हैं। तो यहाँ पर हमारी करेक्ट ऑप्शन यही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है और अपने परीक्षा तक की इसको आपको याद रखना होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मथुरानाथ शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा मथुरानाथ शुक्ल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कह रहा है सारंगधर रचनाकार हैं। तो यहाँ पर सारंगधर किस यहाँ पर रचना के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा हमीर रासू। क्या होगा? हमीर रासू यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा होगा श्रृंगार और प्रेम वेदना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर होगा श्रृंगार और प्रेम वेदना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? वासुदेव जी हमारे इसके लेखक हैं, यहाँ के शुक्लोत्तर युग के। तो वासुदेव अग्रवाल जी हमारे शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि साकेत किस युग की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको यहाँ पर परीक्षा के लिए ध्यान रखना होगा। साकेत युग के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो रचना है वो कौन सी है? साकेत। साकेत किसकी रचना है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर साकेत किस लेखक की रचना है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो ये हो जाएगी एकांकी। क्या हो जाएगी? एकांकी। यहाँ पर आपको बताना होगा भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हैं। भारत दुर्दशा के रचनाकार यहाँ पर कौन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर आपको दो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है बिहारी किस युग के कवि हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा रीति काल के जो हमारे बिहारी जी हैं
वो रीतिकाल युग के कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि नाना वहाँ नाना वेशा, विषय सिप समाज निज देखा, कोहु मुखहीन विमुल मुख काहू, बिन पद कर होऊ कोहू बाहु बाहु। तो यहाँ पर हमारा इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर हमारा कौन सा रस होगा? हास रस। कौन सा? हास रस यहाँ पर हमारा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्तियों में हमारा कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, उपमा अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सममात्रिक छंद। क्या होगा? सममात्रिक छंद हमारा रोला अलंकार। जो रोला होता है वो सममात्रिक प्रकार का छंद होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? निर। क्या होगा? निर हमारा करेक्ट आंसर होगा, निर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है धनुष का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा होगा? धनुष का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा कोदंड। क्या होगा? कोदंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोदंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि सठ दर्शन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्यों होगा द्विगु? यहाँ क्योंकि पहला शब्द हमारा संज्ञावाचक है, तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मतिभ्या शब्द का विभक्ति एवं वचन ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको बताना होगा मतिभ्या जो शब्द है इसकी विभक्ति और वचन कौन सी होगी। जो मतिभ्या है हमारा, इसकी विभक्ति और वचन बतानी है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या? पंचमी विभक्ति एक वचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि हर्यंत शब्द का आपको संधि विच्छेद करना होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हर प्लस अत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि पठिष्यत धातु का प्रथम पुरुष व वचन बताना है कि यहाँ पर कौन सा पुरुष होगा, कौन सा वचन होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष द्विवचन। कौन सा होगा? उत्तम पुरुष द्विवचन। इसके बाद हमारे आते हैं पद्यांश यानी गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं तो अपनी आप कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे। हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आपको कॉपी किस प्रकार से बनानी है, उसमें किस प्रकार से लिखना है, इन सभी वीडियो को हम वहाँ पर बता चुके हैं। हिंदी के जो और सैंपल पेपर पढ़े हैं उन्हें आप देखेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर हमने कैसे बताया है कि आपको हिंदी के पेपर में कैसे लिखना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको निबंध दिख रहा होगा, सबसे पहले आप निबंध को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, एक बार जल्दी से इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि सबसे पहले आपका प्रश्न आता है कि ये पता होना चाहिए कि हमारा किस पाठ से लिया गया है और हमारे इसके कौन लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको पता हो गया होगा कि हमारे इसके लेखक कौन है और हमारा किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया ममता नामक पाठ से। किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है ममता नामक पाठ से लिया गया है। और हमारे इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हमारे हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर इतना तो आपको सभी को पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक बार पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? उपयुक्त गद्यांश का पद्यांश लिखिए। यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस आपको इतना ही लिखना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मतलब कि यहाँ आपको जहाँ जहाँ आपको यहाँ पर लाइनिंग दिख रही है इसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है। किसे लिखना? अपने शब्दों में इसको लिख देना है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है कि
धर्मचक्र कहाँ स्थित था। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो यहाँ पर आप नीचे वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, क्योंकि अथवा में कहा गया है तो यहाँ पर आपको कोई एक ही करना होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले काम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस पार्ट से लिया गया है और इसके कौन से इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा किस पार्ट से लिया गया है, ये हमारा लिया गया अजंता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हमारे हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, हमारे इसके लेखक हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हमारे इसके लेखक हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर क्या लिखें, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर उपाध्याय जी, या तो पूरा नाम लिख दें या तो आधा ही नाम लिखें और पूरा नंबर मिलेगा, डॉक्टर उपाध्याय जी हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पर कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको लाइन में दिख रही है यहाँ पर आपको अपने शब्दों में इसको लिख देना है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों को घबराना नहीं है, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ आपको वैसा ही फॉलो करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बच्चे का मतलब क्या होता है, वर्णन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या आता है कि सर हम पता करेंगे कि हमारा जो ये आपको गद्यांश दिया गया है, जो पद्यांश दिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो इसके हमारे ये किस पाठ से लिया गया, ये हमारा पाठ लिया गया सवैये नामक पाठ से लिया गया है। और इसके हमारे लेखक कौन है, इसके हमारे लेखक कौन है, रसखान जी हमारे इसके लेखक हैं। कौन है लेखक, रसखान जी। बस आपका काम खत्म हो गया और आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब कि लिखेंगे उपरोक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रसखान जी हैं। बस आपको इतना ही लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है नीचे, उसी को आपको अपने शब्दों में लिख देना है, वो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में किसे भागशाली बताया गया है। तो इसका आंसर आपको पद्यांश में ही मिल जाएगा। इसके बाद अथवा में यहाँ पर जो आपको अथवा दिखाया गया है, यहाँ पर आपको कोई एक करना होगा, जो आपको काफ़ी इजी लगे वही आप करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्रश्न आता है कि सर हम पता करेंगे कि हमारा किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है, भारत माता का मंदिर। इसके हमारे लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त हमारे इसके लेखक हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हमारे इसके लेखक हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक भारत माता का मंदिर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर लाइन दिख रही है इसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप पूरे गद्यांश की व्याख्या भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है। तो इसका भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पद्यांश में मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी, यानी किसी एक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना। यहाँ पे आपको अथवा में 2 दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्रश्न आता है कि सर ये हमारा किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं। तो यहाँ पर
सबसे पहले यहाँ पर किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा पाठ लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा। किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर पता हो गया। और यहाँ पर तो आप संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। बस पूर्ण विराम कर देंगे, फिर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। आप इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा में यहाँ पर आपको जो दिया गया अथवा में, इसका भी आप पता करें किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं। तो यहाँ पर लेखक तो बात नहीं की जाएगी, तो यहाँ पर किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर लिखा वही शब्द यूज करना, प्रस्तुत गद्यांश। तो क्या लिखें? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। फिर हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद। आप इस दोनों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कह रहा है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का हिंदी में आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं, तो आप किन्हीं 2 में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है और ये किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा किस पाठ से, पहला वाला हमारा किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है पहला वाला वाराणसी नामक पाठ। किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। जो नीचे वाला हमारा किससे लिया गया है? जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। किससे लिया गया है? जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो इतना आपको पता हो गया। तो आप कैसे लिखेंगे? आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, इसका आप हिंदी में अनुवाद कर देंगे। इसी प्रकार आपको नीचे वाला भी करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर, आप जिस भी जिले से होंगे तो आपका जिले वाइज या जिस भी मंडल से होंगे तो आपका मंडल वाइज यहाँ पर खंड का बटा होता है। तो अपने जिले के अनुसार खंड का करेंगे। तो यहाँ पर जो छात्र कानपुर मंडल के पढ़ते हैं उनके लिए कर्मवीर भरत हमारा आता है, तो वो छात्र कर्मवीर भरत करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना होगा। क्या लिखना होगा? जीवन परिचय। तो यहाँ पर आप जीवन परिचय किसी एक का लिखेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप अपने गद्यांश के शुरुआत के 3 लेसनों के आप जीवन परिचय याद कर लें। 3 लेखकों के शुरुआत के 3 आप याद कर लेंगे तो आपका इन्हीं में से किसी एक का जीवन परिचय 101% फंस जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि आपको यहाँ पर पद्यांश से आते हैं, तो यहाँ पर को पद्यांश से यहाँ पर किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं भी ये बताऊंगा एक बात, आप अपने गद्यांश के शुरुआत के 3 पाठों के जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो यहाँ पर आपको उनके सभी नंबर पूरे आपको वहाँ पर नंबर भी मिलेंगे और आपका तीनों में से किसी एक का 101% फंस जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर आपको श्लोक लिखना होगा जो कि आपका इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है दाराशी को वाराणसी आगस्य किम अकरोत। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे किम की जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? किम की जगह आपको लिखना होगा भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत। क्या लिखना होगा किम की जगह? भारतीय दर्शन क्या लिखेंगे? भारतीय दर्शन शास्त्राणाम क्या लिखेंगे? भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा सेकेंड वाला गीताया का संदेशः। तो आप क्या लिखेंगे? आपको यहाँ पर लिखना होगा गीताया का संदेश। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? निष्काम कर्म करणम एवं गीताया संदेशा अस्ति।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है न्यायाधीशस्य पीठे का अतिष्ठस्, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, न्यायाधीशे पीठे एका दुर्गुषा पारसी का अधिष्ठित। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मरिस्ता मित्र किम अस्ति, तो यहाँ पर आप क्या, किम की जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, दानम, क्या लिखना होगा, दानम। यहाँ पर आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो यहाँ पर आप जो आपको काफ़ी इजी लगे, मोस्ट इजी लगे, उन्हीं आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 इज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप किस पर ऐसे लिखना चाहेंगे, ए वाले पे या सेकंड वाले पे, थर्ड वाले, फोर्थ वाले पे। तो यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप किस टॉपिक पर ऐसे लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 3.5 पेज का आंसर लिखना होगा। आप एक बात ध्यान रखें, आप यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे तो आप यहाँ पर हेडिंग डालकर ऐसे ही लिखेंगे, आप विदाउट हेडिंग नहीं लिखेंगे। अगर आपको और इसकी वो चाहिए डिटेल, तो मैंने जो हिंदी के और भी सैंपल पेपर डाल रखे हैं, वहाँ पर मैंने इन सभी का प्रॉपर वे बताया, आपको कैसे लिखना है, कितनी हेडिंग डालनी, सारा कुछ बताया है, तो आप उसको भी वहाँ पर देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।